नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में हाफ सेंचुरी की बात करेंगे। हाफ सेंचुरी मतलब 50वें मॉडल पेपर की बात करेंगे दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिला। तो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। क्या पूछा है क्वेश्चन। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों कैसा होता है प्रतिबिंब। तो देखिए ऑप्शन है काल्पनिक एवं उल्टा। ऑप्शन बी है वास्तविक एवं सीधा। ऑप्शन सी है काल्पनिक एवं सीधा। ऑप्शन डी है वास्तविक एवं उल्टा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या बनता है, कैसा बनता है प्रतिबिंब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसा बनता है मानव की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविकता उल्टा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। तो दोस्तों किस शैली पर आधारित है। देखिए ऑप्शन है जयपुर शैली। ऑप्शन बी है कांगड़ा शैली। ऑप्शन सी है बूंदी शैली। ऑप्शन डी है किशनगढ़ शैली। तो दोस्तों बनी ठनी चित्र किस शैली से आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ शैली। किससे आधारित है दोस्तों, किशनगढ़ शैली से। दोस्तों ये चित्र है, बनी ठनी क्या है दोस्तों, एक चित्र है, एक महिला का सुंदर चित्र है, उसमें इसका किया हुआ है दोस्तों, चित्र बना हुआ है किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का। दोस्तों ये कहा कि किशनगढ़ के मारवाड़ शैली से निहाल चंद था ना दोस्तों, कौन, निहाल चंद के द्वारा चित्रित है, निहाल चंद्र द्वारा, निहाल चंद द्वारा चित्रित भारतीय लघु चित्रकला है। क्या है दोस्तों, भारतीय लघु चित्रकला, निहाल चंद द्वारा चित्रित एक भारतीय लघु चित्रकला है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। दोस्तों मनुष्य को सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है, तो ये पूछा है। देखिए ऑप्शन ए है ऑप्टिक पाली। ऑप्शन बी है घ्राणेंद्रिय पाली। ऑप्शन सी है सेरिब्रम। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन करता है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी घ्राणेंद्रिय पाली। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो दोस्तों आलू में मोजेक रोग किस तत्व से होता है। तो देखिए ऑप्शन है फफूंदी। ऑप्शन बी है लाइकेन। ऑप्शन सी है जीवाणु। ऑप्शन डी है विषाणु। तो दोस्तों मोजेक वायरस का तत्व कैसे होता है आलू में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, विषाणु। मोजेक वायरस कोई भी वायरस होता है जिसके कारण संक्रमित क्या होता है, उसमें संक्रमित पौधे की पत्तियां धब्बेदार दिखने लगती है। दोस्तों कैसे दिखने लगती है, पौधे की पत्तियां, ध्यान रखिएगा मोजेक वायरस में पौधे की पत्तियां धब्बेदार दिखने लगती है दोस्तों। धब्बेदार दिखने लगती है पौधे की पत्तियां दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी दोस्तों भारत में संविधान सभा की पहली बैठक। और अगर आपको ये भी पता है कहाँ हुई तो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और कितने सदस्यों ने भाग लिया था ये भी बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली चीज़ें हैं हम इस क्वेश्चन में करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1948। ऑप्शन बी है 1952। ऑप्शन सी है 1968। ऑप्शन डी है 1946। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कब हुई थी, 1946 को। और अगर डेट पूछ ले तो डेट ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946।
1946। ठीक है दोस्तों, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 हुई थी। और पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 211 सदस्यों ने। कितने? 211 सदस्यों ने भाग लिया। था। ठीक है दोस्तों, और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में संविधान हॉल में हुई थी। पहली बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, दिल्ली में, से लिखते हैं वापिस, दिल्ली में संविधान हॉल में। हुई थी दोस्तों पहली बैठक। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? कि लाभ का पद परिभाषित हुआ है। दोस्तों, लाभ का पद किसके द्वारा परिभाषित हुआ है? तो ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन डी है संसद द्वारा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। लाभ का पद किसके द्वारा परिभाषित होता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या पूछा है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा है। तो कौन थे? के.एन. वांचू, ऑप्शन बी है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन सी है वाई वी चंद्रचूड़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कौन था सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जे कानिया। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो स्थापना आपको ध्यान रखनी है, डेट कभी पूछ ले कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा, कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। 1950। और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8। भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? तो ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 22। तो दोस्तों, कितनी भाषाओं को मान्यता दी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं। कितनी भाषाओं को दी दोस्तों? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? दोस्तों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी है शिक्षा क्षेत्र, और ऑप्शन डी है कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों, सेवा क्षेत्र कौन सा? तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र का। और प्रथम क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है। और ये आर्थिक क्षेत्र तीसरा क्षेत्र है, इसको तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों, कौन से दो राज्य है जो खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र एवं गोवा, ऑप्शन सी है उड़ीसा एवं बिहार, ऑप्शन डी है असम एवं गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इनका लाभ मिल सके। दोस्तों, आज का ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 50वां मॉडल पेपर है। 100 मॉडल पेपर की सीरीज़ में अपन 50 मॉडल पेपर कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों, हमारे ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में हमारे पुराने
हम 50 मॉडल पेपर डाल रखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उन्हें जाकर एक एक करके देखिएगा। बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन लाए हुए हैं उसमें, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन से 2 राज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी असम एवं गुजरात। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। दोस्तों कौन से वर्ष में ये नीति अपनाई, फूट डालो और शासन करो अंग्रेजों ने। तो देखिए ऑप्शन ए 1877 ईस्वी में बाद, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1799 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर दीजिए कि आपके अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई गई थी, तो अंग्रेजों के द्वारा कब अपनाई थी ये, कब अपनाई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब, 1858 ईस्वी के बाद, ईस्वी के बाद या ईस्वी में। ठीक है, तो कब, 1858, ध्यान रखिएगा आप तो। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो किस अवधि में हुई थी दोस्तों, तो ऑप्शन है सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी है द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी है वैदिक अवधि में, ऑप्शन डी है आर्य अवधि में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस अवधि में हुई थी रामायण एवं महाभारत की रचना, तो उस समय कौन सी अवधि थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार, अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए और अपनी तैयारी परखिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। क्या होगा, आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, चलते हैं मैथ्स के क्वेश्चन आगे हैं। राम अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। कहाँ चला दोस्तों, पूर्व में। ठीक है, चलो बहुत शानदार है, पढ़ते हैं आगे। चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। ठीक है चलो, तथा इसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। किस पर चला, साइकिल पर चला। ठीक है, तद अनुसार, तद नहीं हो गया, तद अनुसार होगा। तद अनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया। अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंचा है, ये पूछा है। क्या पूछा, कितनी दूरी पर पहुंचा। तो दूरी देखनी है अपने को। देखिए सबसे फर्स्ट क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर पूर्व में चला। तो राम किधर चला, 10 किलोमीटर, ये पूर्व में चला। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर पूर्व में चल गया। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ा और कितना चला, ये दाएं मुड़ा दिया, कितना चला, 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या, फिर वो बाएं मुड़ा और फिर वापस बाएं मुड़ा, फिर कितना चला, फिर वापस 10 किलोमीटर चला। तो वो अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंचा। तो दोस्तों अपने को ये दूरी बतानी, क्या बतानी, ये दूरी। दोस्तों ये कितनी 10, और यहाँ पे भी वापस कितनी 10 चला, तो ये 5, तो अपने घर से कितनी दूरी पर है होगा, तो कितनी दूरी पर होगा, 5 किलोमीटर। क्योंकि इधर ये डिस्टेंस जितनी इधर चला उतनी वापस इधर चलेगा ना, क्योंकि ऊपर भी 10 चला, तो ये डिस्टेंस समान हो गई, दूरी बराबर हो गई। तो इधर कितने चलेगा, 5 किलोमीटर वापस। ये देखिए यहाँ पे 5 है, तो इधर भी कितना, 5 किलोमीटर चलेगा। और जहाँ से इस घर से निकला, उसने घर से प्रस्थान किया था, वहीं पर वापस आके रुक जाएगा। तो कितने किलोमीटर चला दोस्तों, कितनी दूरी पर पहुँच गया है, 5 किलोमीटर दूरी। वो अपने घर से कितनी दूरी पर, 5 किलोमीटर पर। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला 14 क्या कह रहा है देखते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। कितने मीटर, 6 मीटर जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह पूर्व में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। प्रारंभ स्थान में वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है पूछा है दोस्तों। तो देखिए क्या है, एक व्यक्ति किधर जाता है, ये व्यक्ति, ये कोई मान लेते हैं, किधर जाता है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डायग्राम अपन यहाँ नीचे बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेंगे। इधर स्पेस बच जाएगा अपने। तो कितना जाता है दोस्तों, एक व्यक्ति 6 मीटर, ये 6 मीटर। ठीक है चलो,
फिर वो पूर्व में मुड़ा, तो ये उत्तर में गया, फिर इधर पूर्व में मोड़ दिया, तो पूर्व में मुड़ा तो कितने किलोमीटर चला, कितने मीटर चला दोस्तों, 8 मीटर। ये 8 मीटर चला, ठीक है। चलो, मीटर चलकर रुक जाता है, तो वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो अपने कौन सी दूरी पूछी, ये वाली दूरी पूछी है दोस्तों। ये दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज में इसमें कौन सा सूत्र लगेगा आप सोच के बताएं। तो ये क्या हो गया, जैसे इसको मान लिया कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मान लिया, इसको लंब स्क्वायर मान लिया, और इसको अपन आधार स्क्वायर मान लेते, तो ये क्या पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या इनको कुछ भी मान लो, इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, वो भी दिक्कत नहीं है। कुछ भी अपन ने इनको छोड़ो, ये कुछ अभी नहीं मानते क्योंकि कन्फ्यूज़न, जैसे बात एक ही है, कुछ भी मानो, ठीक है। तो अपन इसको कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण है, तो आधार अपन किसको मानते हैं, आधार अपन जो पूर्व दिशा में जा रहा था उसको आधार मान लेते नीचे, तो पूर्व दिशा में कौन जा रहा था, ये 8, इसको आधार मानो और इसको लंब मान लो, ठीक है, बरोबर। तो इसको 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब दोस्तों कर्ण स्क्वायर को, के को अंडर रूट को इधर लगा देंगे तो कितना होगा, देखिए कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 कितना होता है दोस्तों, के बराबर कितना होता है, के बराबर रूट 100, 100 होगा, तो 100 का वर्गमूल 100 कितना होगा, वर्ग कितना होगा, 10 का वर्ग कितना होगा, 100। तो 10 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो कितनी दूरी पर वह है प्रारंभिक स्थान से, तो 10 मीटर की दूरी पर वह है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन देख के ही डर जाता कि इसमें क्या करना है। तो बस स्टेप बाय स्टेप करना होता है ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना, और जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे सोल्व करते जाना है, अपना आराम से आंसर आ जाएगा। और आपने अगर पढ़ा हुआ है टॉपिक तो आपको बहुत इजी लगेगा, जैसे क्वेश्चन बता रहा है वैसे करते जाइए तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। चलो ठीक है, रमन एक कक्षा 10 का विद्यार्थी है मान लिया, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 70वें तथा नीचे से अनुपात में 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो अपन ये लिख देते हैं, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी बराबर रमन का ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम, ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम, क्रम -1 करना होता है। क्या करना है दोस्तों, ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम -1, तो ये नीचे से क्रम -1। तो देखिए दोस्तों कुल कुल विद्यार्थी मुझे, तो ये कुल लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर से क्रम कितना है उसका, तो देखिए दोस्तों ऊपर से क्रम कितना होगा, तो ऊपर से कौन सा क्रम है, 17, और नीचे से कितना है 49, 17 प्लस 49 माइनस माइनस कितना करना है, ये एक, तो ये सूत्र होता है। तो 17 और 49 कितने होंगे, 66, 66 -1 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 65, कितना आएगा 65। तो देखिए दोस्तों 65, 65, तो कुल कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, 65 विद्यार्थी होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने विद्यार्थी है कक्षा में, तो रमन की कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है, तो 65 विद्यार्थी है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए RAKESH का कोड UZJDRG लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है? RAKESH को क्या लिखा जाता है? RAKESH को क्या लिख रहा है दोस्तों? ये QZJDR, तो क्या लिख देते हैं? QZJDRG। तो दोस्तों देखिए R, तो R के पहले क्या आता है? तो Q, तो -1 करेंगे, यहाँ -1 हो रहा है। ठीक है, A के पहले क्या आता है? तो A सबसे स्टार्टिंग में, A से पहले क्या आता है? तो Z, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। इसी प्रकार ये देखिए K से पहले क्या आता है? J, D से पहले क्या आता है? E, यहाँ पर भी -1, यहाँ पे भी S से पहले R, ये -1, H से पहले क्या आता है? तो G, यहाँ पे भी -1। तो दोस्तों देखिए सब में -1 हो रहा है। क्या करना है? माइनस माइनस एक माइनस करके जो पहले आ रहा है, जैसे R से पहले आता है क्या आता है? तो QR, जैसे ABCD बोलते हैं आप तो QR लिखते हैं पहले। क्या आता है? QRSTUVWXYZ। ऐसे जैसे A के पहले क्या आता है? तो A से पहले क्या आता है? लास्ट में तो Z आता है, तो A से पहले Z। तो ये क्या सीरीज बन रही है? उल्टी। -1 कर रहा है। राकेश में से क्या करना है दोस्तों? ये राकेश दिया, उसमें से -1 करना है तो Q। तो इसी प्रकार अपन अगर इसमें लगाएं, क्या दे रखा है? SURESH। दोस्तों अगर इसमें भी अपन अगर सब में -1 कर देते हैं तो देखिए दोस्तों S से पहले क्या आता है? R। क्या आता है? ये देखिए अपन ने यहाँ पे भी लिखा है, S से पहले क्या आता है? R। ठीक है, U से पहले TUV, तो क्या आता है? S से पहले तो T आता है। इसमें भी सब में से एक माइनस करके जो पहले वाला आता है वो लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? पहले वाला, तो T। R से पहले क्या आता है? यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए तो ये R है। R से पहले पूछा, यहाँ तो S से पहले R आता है, तो R से पहले क्या आता है? ये देखिए यहाँ पे R से पहले क्या आता है? तो Q, यहाँ पे वापस Q लिख देंगे, Q। उसके बाद E से पहले क्या आता है? D, ये देखिए ये E से पहले क्या आता है? D, ये भी D लिख दिया। ठीक है, उसके बाद S से पहले क्या आता है? S से पहले ये देखिए S से पहले R आता है, और S से पहले ये देखिए यहाँ पे भी वापस लिखिए S से पहले क्या आता है? G। तो देखिए S से पहले G आता है, तो अपन ये RTQDRG कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो मैच करते हैं दोस्तों, RTQDRG। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही ये अपना आंसर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन, तो कितना इजी क्वेश्चन था। अब आप इस क्वेश्चन को देख के अगर डर जाओगे कि और ये क्या दे दिया, तो इसको कैसे सोल्व कर पाओगे? बाकी देखिए इसमें करना कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आराम से सोल्व हो गया। अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन था, आपको ABCD के क्रम याद होने चाहिए बस, के कौन से स्थान पर कौन से। और अगर आपको दोस्तों याद नहीं भी है तो आपको पेपर मिले उससे पहले आपको क्या करना है? अगर आपको याद नहीं रहते हैं कि हम तो याद नहीं कर पाए, तो सबसे पहले ABCD लिख देनी है और उन पर 1 2 3 4 5 नंबर डाल देने सब पे, और फिर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हों तो उनको सोल्व कर देना है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम वैसा ही है। देखिए इसमें कैसे दिमाग लगाना है, क्या दिया हुआ है अपने को? MONU, मोनू दिया है। मोनू का कोड क्या है? NQQY। चलो ठीक है, इसमें क्या है? M के बाद क्या था? N, तो ये +1 किया N। चलो ठीक है, +1। उसके बाद क्या है? MNOPQ, कितने कितने का अंतर दोस्तों? 2 का, ये 2। इसके बाद कितना आ रहा है दोस्तों? +2। इसके बाद N, N, तो N के बाद कितना है? तो इसके बाद वापस Q कितने पे? तो इसमें 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 3 का। और U के बाद Y कितने पे? तो WXY, UVWXY, तो कितने का? 4 का, तो ये +4। दोस्तों इसमें सीरीज कैसी बन रही है? 1 2 3 4, मतलब +1, फिर अगले वाले में +2, फिर अगले वाले में +3। तो चलो ठीक है, इसी प्रकार अपन
इसमें कर लेते, क्या पूछा आपने को, LOVE, LOVE। अगर LOVE तो इसमें +1 करते हैं अगर अपन, तो LOVE की तो +1 करते हैं, L के बाद क्या आता है M, और अगर अब इसमें O में +2 करेंगे, कितना करेंगे +2, तो OMNOPQ, दो का अंतर कितना कि Q आ गया, और V में +3 करना है तो ये +3 किया, तो क्या आएगा WXY, तो तीसरे नंबर पर क्या आएगा Y। इसी प्रकार E में कितना करना है, +4 करना है, कितना करना है +4, कितना करना है E में +4 करना है, तो EFGHI, 4 नंबर पे क्या है I, तो ये I। तो दोस्तों ये क्या है MQYI, तो MQYI कौन से ऑप्शन नंबर में है देखिए, तो MQYI इन 4 ऑप्शन में कौन से नंबर पे है, तो ये I, तो ये फर्स्ट में कट गया, MY आ गया यानी है CBN आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी MQYI कौन से ऑप्शन नंबर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी से 10% कम है, यदि सी की आय 3600 रुपये हो तो ए की आय क्या होगी। तो दोस्तों बी की आय सी से कितने 10% कम है, ठीक है चलो, तो ये बी की आय बराबर 3600 का 10%, तो 10% कितना होता है दोस्तों, 10% अगर अपन क्या करेंगे, 10% कम तो 90/100 कर देंगे परसेंट हटाने के लिए। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर कितना आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कितना आएगा 3240, कितना आएगा दोस्तों, बी की आय 3640 आ जाएगी बी की आय। ठीक है, अब क्या पूछा, ए की आय का, ए की आय बराबर बी की आय का कितना प्रतिशत, 20% कम, कितने ए की आय का कितने 20% कम है ए की आय का बी की आय। तो दोस्तों ये लिख देते हैं अपन, ए की आय बराबर बी की आय का कितने 20%, बी की आय का 20% तो कितना हो जाए, आय का 80%, का आपको अर्थ पता ही है, का इंटू लगाना है, तो ठीक है, देखिए अब अपने को ए की आय बताना है, तो ए की आय क्या थे, तो बी की आय का, बी की आय कितनी है दोस्तों, अभी अपन ने बताई थी, बी की आय पता की थी, तो 3240, कितनी लिख देंगे 3240 का 80%, तो 80/100 कर देंगे, 80/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से दो जीरो चले गए। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर ए की आय कितनी आएगी दोस्तों, ए की आय, तो ए की आय कितनी आ जाएगी, ए की आय कितनी होगी, इसको सोल्व करने पर 324 इंटू 8 करेंगे, कितने करेंगे 324 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 25/, कितना आएगा 25/। तो देखिए 25/, कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो 25/, ए की आय कितनी आएगी 2500/, तो ए की आय 2500/, कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, यदि आज संडे है, ठीक है दोस्तों, अपन ने माना यदि आज संडे है तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज अगर संडे है तो आज से 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देखिए अपन, अगर आज दिन कौन सा है 25, और हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो अपन 7 से भाग लगा देते हैं, तो कितनी बार जाएगा 25 में 21 बार जाएगा, कितने शेष बचेंगे 3, ठीक है, ये 3 बार गया और शेष कितने बचेंगे 4, अगर 4 में 4 प्लस संडे जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं संडे, ठीक है, तो संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, 4 दिन जोड़े संडे में 4, तो क्या बनेगा थर्सडे, TH ये थर्सडे। तो दोस्तों थर्सडे
तो थर्सडे देखिए क्या इसका 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो थर्सडे। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों फिर से समझिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। ऐसा तरीका आपको पता नहीं हो और पता होगा तो भी बहुत बढ़िया, और नहीं पता हो तो भी मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऐसे ही करना। डरना मत कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, मैं बता रहा हूँ वैसे करना। 25 दिन पूछा है तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार गया, ये 3 बार चला गया, ठीक है, 3 बार गया। और कितने बचे, 4, तो 4 में 4 दिन आएंगे, तो ठीक है। तो आज क्या है, संडे, तो संडे में अपन 4 दिन जोड़ेंगे। तो आज संडे है तो संडे के 4 दिन क्या होगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, क्या होगा चौथे दिन, थर्सडे होगा। थर्सडे मतलब गुरुवार होगा, तो गुरुवार होगा 25 दिन बाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कोई साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अपने को समय बताना है, तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है समय बराबर n-1 इंटू 4 बटा दर, दर क्या आर। तो देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला था, जैसे क्या है ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये कोई भी साधारण ब्याज की दर से r% की दर से n गुनी हो जाए तो समय, तो समय का फॉर्मूला क्या लगता है, समय बराबर कितने वर्षों में पूछा है समय, तो n-1 इंटू 100 बटा दर r, ठीक है। तो देखिए अपने को n कितना है, कितने गुनी, तो 2, तो 2 माइनस 1 क्या है दोस्तों, 2 माइनस 1 इंटू 100 बटा दर कितनी दी है, दर कितनी है 5% वार्षिक दर से, कितने 5%, तो दर कितनी है 5, ठीक है दोस्तों 5 है। अब क्या है 2 इंटू 1, तो अब अपने को कितना करना है 100 बटा 5, तो 100 बटा 5 करेंगे कितना आ जाएगा अपने को यहाँ पर 20%, कितना आएगा दोस्तों 20%, और 20% कौन सा ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये आज को आपके 20 क्वेश्चन की मॉडल पेपर नंबर 50 की सीरीज कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन मॉडल पेपर का लाभ उठा सके। हम दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ तो बनता है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और पुराने जो 49 मॉडल पेपर है वो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप चेक कीजिएगा और आप उनको ज़रूर एक बार वीडियो देखिएगा। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, एक वीडियो आप 25 से 30 मिनट के अंदर का ही वीडियो है, आप उसको आराम से देखिए और सोल्व कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।